आज की कहानी आंध्र प्रदेश से है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले से 28 अगस्त 2022 को नेल्लोर जिले में एक जगह है पदारूपल्ली, और इस पदारूपल्ली के अशोक नगर इलाके में एक बड़ी वारदात होती है। यहां एक परिवार के घर में एक महिला रोज सुबह दूध पहुंचाने जाया करती थी, और इस रोज 28 अगस्त की सुबह को जब ये महिला उस घर में गई दूध देने के लिए, तो महिला ने देखा कि घर का दरवाज़ा खुला हुआ है और बिल्कुल दरवाजे के पास में ही खून से सनी हुई उस मकान में रहने वाले जो शख्स हैं उनकी लाश पड़ी हुई है। वो बहुत बुरी तरह घबरा गई ये मंजर देखकर और चीखती चिल्लाती हुई बाहर निकल आई, आस पड़ोस के लोगों को बताया और देखते ही देखते पूरा मोहल्ला वहाँ पर इकट्ठा हो गया। पुलिस को भी खबर दी गई। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन इनको मार कर गया। और जब पुलिस पहुंची और पुलिस ने जब मौके का मुआयना किया तो उन्हें एक और झटका लगा। लोग तो खैर घर के अंदर दाखिल नहीं हुए थे, घबरा रहे थे, लेकिन जब पुलिस आई तो पुलिस ने दरवाजे पर जो लाश पड़ी थी उसे देखा, उसका मुआयना किया और फिर अंदर गए। अंदर जाने के बाद उन्होंने जो देखा वहाँ एक और भयानक मंजर था। उन्होंने देखा कि बिस्तर पर उस मकान मालिक की जो बीवी है उनकी लाश पड़ी हुई थी, और वो भी खून से सनी हुई लाश। यानी यहाँ रहने वाली जो दंपति थी उसका कत्ल हो चुका था, और कत्ल भी बहुत ही वहशियाना तरीके से किया गया था, गला काटकर और चाकुओं के वार से। मरने वाली दंपति की पहचान मैं आपको बताता हूँ। हालांकि वहाँ पुलिस को पहचान पता करने में कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि जिनका घर था उन्हीं का कत्ल हुआ था, तो आइडेंटिटी का कोई इशू नहीं था। जो पुरुष थे दंपति में, पति जिसे हम कह सकते हैं, वासी रेड्डी कृष्णा राव इनका नाम था, 54 साल इनकी उम्र थी, और बीवी सुनीता 50 साल की थी, और इन दोनों का ही कत्ल हो चुका था। अब इनके प्रोफाइल की ज़रा मैं आपको बात बताऊं। ये दोनों पति पत्नी जो हैं एक कैंटीन चलाया करते थे, और कैंटीन का ये कारोबार वो पिछले 10 सालों से कर रहे थे। और उस इलाके में इस दंपति का जो कैंटीन था वो ठीक ठाक चलता था। लोगों को सुबह ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर वगैरह ये सर्व किया करते थे। तो कुल मिलाकर अच्छा खासा इनका बिजनेस था और सुकून की ज़िंदगी थी। इनके 2 बेटे हैं इस दंपति के, और दोनों बेटे जो है वो अलग अलग शहरों में सेटल्ड हैं और माँ बाप से अलग रहते हैं। तो ये पूरी पहचान या पूरा प्रोफाइल इस फैमिली का था, और अब इस फैमिली में कृष्णा राव और सुनीता की हत्या हो गई थी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो पुलिस ने पूरे सीन ऑफ क्राइम को बहुत गौर से देखना शुरू किया। पुलिस ने यह भी नोटिस किया कि घर की जो चीज़ें हैं, तमाम साजो सामान, वो बिखरी पड़ी हैं, और इसके साथ ही जो सेफ होता है, अलमारी होती है, ये सारी चीज़ें जो है वो टूटी हुई हैं और कुछ चीज़ें खुली हुई भी हैं। इससे ये लग रहा था कि जो घर में कीमती चीज़ें हैं, वैल्यूएबल्स हैं, उन्हें कातिल जो है वो चुरा कर ले गए हैं। इसी के साथ ये भी लग रहा था कि कातिलों ने इन दोनों हत्याओं को शायद लूटपाट के इरादे से ही अंजाम दिया है, क्योंकि जिस तरह से घर का सामान बिखरा हुआ था, कीमती चीज़ें गायब थी, कैश बिल्कुल नहीं था, वो सारी चीज़ें जो है इंडिकेट कर रही थी कि लूटपाट के पीछे, कत्ल के पीछे डकैती जैसी वजह है। लेकिन पुलिस ने एक चीज़ और नोटिस की। उन्होंने देखा कि घर का जो मुख्य दरवाज़ा है वो दरवाज़ा खुला हुआ है, और उस दरवाजे पर किसी तरह का कोई फोर्सफुल एंट्री का निशान नहीं है। अब ऐसे में सवाल यह था कि क्या जो कातिल थे, जाहिर है एक आदमी के बस की बात नहीं है 2 लोगों का इस तरह से कत्ल करना, तो क्या वो इस परिवार को जानते थे? ये भी पुलिस के मन में एक बड़ा सवाल था। लेकिन जिस तरह से लूटपाट की घटना हुई थी उससे लग रहा था कि यह कोई प्रोफेशनल रॉबर गैंग का हाथ इसमें हो सकता है। तो पुलिस जो है एक साथ कई एंगल पर जांच कर रही थी, और पुलिस पता कर रही थी कि इसमें कौन दोषी हो सकता है, कौन कसूरवार हो सकता है। तो पुलिस ने इस दंपति के मोबाइल फ़ोन की सबसे पहले स्कैनिंग करने का फैसला किया। उन्होंने मोबाइल फ़ोन की CDR निकाली पुलिस ने, और CDR निकालने के बाद उसको बड़े गौर से एग्जामिन किया। वो ये जानना समझना चाह रहे थे कि इस दंपति की आखिरी वक्त पर किन से बात हो रही थी, कोई अनयूजुअल एक्टिविटी क्या इनके CDR में रिफ्लेक्ट हो रही है क्या, पुलिस ऐसा देख रही थी। लेकिन CDR को एग्जामिन करने के बाद भी पुलिस कोई क्लू या कोई एविडेंस नहीं जुटा पाई जिससे उन दोनों के कत्ल के बारे में पुलिस को कोई सुराग मिल पाता, कोई तफ्तीश आगे बढ़ पाती। तो यहाँ पर पुलिस के लिए थोड़ी दिक्कत होने लगी। दिन धीरे धीरे गुजरने लगे। फिर पुलिस ने यह तय किया कि नेल्लोर और आसपास के इलाके में जो इस तरह की रॉबरी की घटना को अंजाम दे सकते हैं, इस तरह के जो बदमाश हैं, उनके बारे में पुलिस पता लगाएगी। पुलिस के पास ट्रैक रिकॉर्ड होता है, आपको पता है, पुलिस के पास बदमाशों की हिस्ट्री शीट भी होती है, यानी पूरी जन्म कुंडली कि कौन सा बदमाश कहाँ ऑपरेट करता है, मोडस ऑपरेंडी क्या है, गैंग में कौन कौन से लोग हैं, सारा लेखा जोखा पुलिस के पास होता है। तो पुलिस ने तय किया कि वो कुछ पुराने बदमाशों से पता करेगी। पुलिस ने जेल में भी
अपने मुखबिरों के ज़रिए पता लगाने की कोशिश की, और कुछ ऐसे क्रिमिनल्स होते हैं जिनके साथ पुलिस बातचीत करती रहती है। ये भी समझ लीजिए कि क्राइम इन्वेस्टिगेशन का एक तरीका भी है, एक आयरनी या विडंबना भी है कि है तो क्रिमिनल, लेकिन पुलिस उनसे बातचीत करती है ताकि उनसे बातचीत करके कोई और क्राइम का केस जो है वो सुलझा सके। तो पुलिस ने ऐसे कई क्रिमिनल्स को राउंड अप किया, उनसे पूछताछ की, जिन पर पुलिस को ज़्यादा शक हो रहा था पुलिस ने उनकी ठुकाई पिटाई भी की, लेकिन सारी चीज़ें जो है वो बेकार चली गई और पुलिस को इस मामले की तफ्तीश में काफ़ी मशक्क़त करने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी। इसी बीच पुलिस ने तब तक सारी चीज़ों का असेसमेंट किया कि घर से कितने की ज्वेलरी, कितने का कैश, ये सब गया है। तो पुलिस को पता चला कि ज्वेलरी वगैरह तो खैर लाखों की गई है, लेकिन साथ में तकरीबन 1.5 लाख रुपए यानी 1,60,000 रुपये ये जो डकैत हैं या किलर्स हैं वो लूटपाट करके लेकर चले गए थे। अब जब पुलिस को लुटेरों से और प्रोफेशनल किलर्स और डकैतों से पुलिस को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, पुलिस पता लगाने की कोशिश करके थक गई, तब पुलिस ने तय किया कि वो इस परिवार के नज़दीकी लोगों के बारे में अब पता करेगी, और उन नज़दीकी लोगों में इस परिवार के जो रिलेटिव्स हैं उनके बारे में पता करेगी, इस परिवार के कैंटीन में काम करने वाले जो लोग हैं उससे पता करेगी, और फिर पुलिस ने उन लोगों पर अपना फोकस शिफ्ट किया। इसी कड़ी में पुलिस को मुखबिरों के जरिए जो है एक बहुत क्रूशियल इंफॉर्मेशन मिली, एक बहुत अहम जानकारी मिली, और सच तो यह है कि उस जानकारी का इस घटनाक्रम से सीधे तौर पर कोई लेना देना नहीं था। मतलब दोनों के बीच में कनेक्शन जोड़ पाना भी जो है अपने आप में एक मैं कहूँगा कि एक अजीब बात है, लेकिन पुलिस ने वो काम किया। पुलिस के मुखबिर ने उनको ये बताया कि इनका एक रिलेटिव है जिसका नाम है रामकृष्ण, और रामकृष्ण ने अभी हाल ही में अपने घर में कई सारी नई चीज़ें खरीदी हैं। उसने एक बड़ा सा डबल बेड खरीदा है, वॉशिंग मशीन खरीदी है, और भी बहुत सारा पैसा उन्होंने हाल ही में रामकृष्ण और उसके परिवार ने शॉपिंग करने में खर्च किया है। तो ये बात पुलिस के लिए थोड़ी अजीब भी थी और अजीब नहीं भी थी। देखा जाए तो कोई आदमी अपने लिए नई चीज़ खरीद ही सकता है, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। लेकिन इत्तेफाक ये था कि जिस वक्त ये हत्या हुई थी उसके कुछ ही दिनों के बाद ये सारी चीज़ें खरीदी गई थी। तो क्या उस हत्याकांड से इन नई नई चीज़ों को खरीदने का कोई लिंक बनता था? पुलिस अब इस एंगल पर सोच रही थी, रामकृष्ण के बारे में पता लगा रही थी। इसी बीच पुलिस ने रामकृष्ण के मोबाइल फ़ोन की स्कैनिंग की और उसका सीडीआर निकलवाया। तो पुलिस ने देखा कि रामकृष्ण जो है वो ये जो दंपति जिनका कत्ल हुआ था, कृष्णा राव और सुनीता, इनके कैंटीन में काम करने वाले एक 25-26 साल के नौजवान लड़के शिवा के साथ मोबाइल फ़ोन पर लगातार बात कर रहा था। ये चीज़ पुलिस ने नोटिस किया, जबकि सच तो यह है कि शिवा की बातचीत कृष्णा राव और सुनीता से होती, वो तो लॉजिकल है कि भाई ओनर हैं और सर्वेंट है तो एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन कृष्णा राव के रिलेटिव रामकृष्ण का कृष्णा राव के एम्प्लॉय से बार बार बात करना, ये बात थोड़ी अजीब और अटपटी थी। मतलब इनके बीच आखिर क्या वजह हो सकती है कि ये बातचीत करेंगे? पुलिस को ये बात पुलिस के दिमाग में आ रही थी। तो पुलिस ने ये तय किया कि वो शिवा के बारे में अब अपने मुखबिरों के जरिए जानकारी जुटाएगी, और पुलिस ने वही काम किया। रामकृष्ण तो रडार पर था ही, रामकृष्ण के सीडीआर और मोबाइल फोन की डिटेल की वजह से अब शिवा भी रडार पर आ चुका था। अब पुलिस ने शिवा के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। तो इस कोशिश में पुलिस को फिर से जो है एक चौंकाने वाली बात भी पता चली, और पुलिस को तफ्तीश में थोड़ा आगे बढ़ने का मौका भी मिला। पुलिस को यह पता चला कि ठीक रामकृष्ण की तरह शिवा ने भी अपने घर में हाल ही के दिनों में कई नई चीजें खरीदी हैं। अब इन दोनों में कुछ बातें अब आप समझ रहे हैं कि कॉमन थी। एक तो ये कि कत्ल के फौरन बाद इन दोनों ने नई नई चीजें अपने घर के लिए खरीदी थी, और दूसरा ये कि कत्ल से पहले, कत्ल के बाद लगातार इन दोनों के बीच में बातचीत भी हो रही थी। और तीसरा, जिसे आप कह सकते हैं कि इनके ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ, वो ये कि 27 और 28 अगस्त की रात को जब ये हत्या हुई थी, उस वक्त इन दोनों के मोबाइल फोन की लोकेशन उसी पदारूपल्ली के अशोकनगर इलाके में थी जहां पर ये दंपत्ति रहा करती थी। तो कुल मिलाकर ये सारी चीजें अब इंडिकेट कर रही थी कि इस कत्ल से इनका कोई ना कोई लेना देना जरूर है। लेकिन पुलिस इन पर हाथ डालने से पहले भी सोच रही थी, झिझक रही थी, और उसकी वजह यह है कि जब इस दंपत्ति का कत्ल हुआ तब ये दोनों लोग, रामकृष्ण भी और जो उनका एम्प्लॉय है शिवा, ये भी जो है वो बहुत गमजदा नजर आए थे। सारे नाते रिश्तेदारों के साथ रामकृष्ण भी मुंह लटका कर खड़ा था। शिवा जो एम्प्लॉय था वो भी बहुत दुखी मन से वहां नजर आ रहा था। भाग कर आगे पीछे जाना, पुलिस में कंप्लेंट लिखवाना, एक एक बात बताना, चिता सजाने में मदद करना, अंतिम संस्कार के वक्त मुंह लटका कर दुखी मन से खड़े रहना, ये सारी चीजें जो है
पुलिस ने पहले नोटिस की थी और पुलिस को दूसरे लोगों ने भी बताया कि हाँ वो तो अंतिम संस्कार में भी थे और काफ़ी रो रहा था, काफ़ी दुखी थे। तो इनके बारे में ये सारी बातें पुलिस को ये भी पता चल रही थी। ऐसे में पुलिस ये भी सोच रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके इन्वेस्टिगेशन का जो डायरेक्शन है वो कहीं गलत ना हो जाए। बहरहाल, लेकिन पुलिस को कुछ क्लूज भी थे जिन क्लू को वेरीफाई करना ज़रूरी था। तो पुलिस ने फाइनली रामकृष्ण और शिवा इन दोनों को ही इंटरसेप्ट किया और इसके बाद इन दोनों से पुलिस ने पूछताछ शुरू की। पूछताछ में थोड़ी देर तक तो ये पुलिस को बरगलाने में और कहानियां सुनाने में कामयाब रहे, लेकिन फिर फाइनली जो होता है आमतौर पर वही हुआ। इन दोनों को ये कबूल करना पड़ा कि हाँ उन्होंने ही जो है 27 अगस्त की रात को वासी रेड्डी कृष्णा राव और उनकी पत्नी सुनीता की हत्या की थी। अब सवाल यह है कि एक एम्प्लॉय जो इस दंपति का नमक खा रहा है सालों से, वो ऐसा काम क्यों करेगा? और दूसरी बात यह भी है कि चलो एम्प्लॉय तो फिर भी एम्प्लॉय है, किसी एक मौके पर जो है वो अपने आप को डीएसोसिएटेड फील कर सकता है, लेकिन कोई रिलेटिव, अपना आदमी रामकृष्ण, वो इनके मर्डर में क्यों इन्वॉल्व होगा? ये बात जो है ये पुलिस को पता करना और जानना अभी बाकी था, लेकिन इन्होंने अपना गुनाह या जुर्म जो है वो कबूल कर लिया था। अब इनसे जब पुलिस ने आगे की कहानी समझने की कोशिश की, पूछताछ की, तो इन्होंने जो कहानी बताई वो कुछ यूं है। रामकृष्ण जो है वो बेसिकली एक लालची आदमी था। उसे इनकी दौलत, इनके रुपए पैसों पर उसकी नज़र थी और वो चाहता था कि कृष्णा राव और सुनीता के घर में लूटपाट की जाए, लेकिन उसे इस बात का भी डर था कि अगर लूटपाट करेंगे तो हो सकता है कि ये उसे पहचान ले क्योंकि ये रिश्तेदार है। तो इसीलिए वो लूटपाट के साथ साथ कोई एक ऐसा तरीका चाहता था कि ये कभी पकड़ में ना आए, और उसने ये तय किया कि वो जो है वो रामकृष्ण को कृष्णा राव को ज़रूरत पड़ने पर उसकी हत्या कर देगा और उसकी बीवी की भी हत्या कर देगा। और उधर ये जो दूसरा आदमी था शिवा, जो इनके कैंटीन में काम करता था, ये 10 सालों से काम तो कर रहा था, लेकिन मालिक और मालकिन जो है शिवा को अक्सर डांटते फटकारते रहते थे और शिवा जो है एज एन एम्प्लॉय डांट फटकार सुन सुनकर ऊब गया था। उसके मन में इतनी कड़वाहट, इतनी नफरत अपने मालिकों के प्रति, मालिक दंपति के प्रति भरी हुई थी कि वो भी चाहता था कि वो उसका बस चले तो वो कत्ल कर दे। और इन दोनों का ये जो कॉमन इंटरेस्ट है राव दंपति से पीछा छुड़ाने का, उन्हें मारने का, वो कॉमन इंटरेस्ट समहाउ जब इन लोगों ने कभी आपस में बात की होगी, किसी मुकाम पर ये मिले होंगे, तो वो कॉमन इंटरेस्ट जो है दोनों ने एक दूसरे से शेयर की। और शेयर करने के बाद दोनों ने तय किया कि वो जो है कृष्णा राव और सुनीता की हत्या करके उनके घर में लूटपाट की घटना को अंजाम देंगे। इसका फायदा ये होगा कि एक तो रुपए पैसे जो मिलने हैं वो तो मिल ही जाएंगे, शिवा की जो खुंदक है, उसके अंदर जो आग है, गुस्सा है, वो भी बुझ जाएगा, और साथ ही जो रुपए पैसे होंगे उन रुपए पैसों से मौज करेंगे। ये इन दोनों का कॉमन इंटेंशन था, जिसके बाद इन्होंने ये पूरी साजिश रची। उस साजिश के तहत इन्होंने कई दिनों तक कृष्णा राव और सुनीता की रेकी की। हालांकि रेकी करने के लिए बहुत ज़्यादा मशक्कत उन्हें नहीं करनी पड़ी क्योंकि वो बहुत क्लोज फैमिली मेंबर हैं, और शिवा जो है वो फैमिली मेंबर तो बेशक नहीं था, लेकिन फैमिली मेंबर से कम भी नहीं था। रोज़ घर में आना जाना भी था क्योंकि कैंटीन चलाते थे, सप्लाई का काम किया करता था, बहुत सारी चीज़ें थी। एक एक बात इन दोनों को पता थी, और इन दोनों को ये भी बात पता थी कि रोज़ रात को कृष्णा राव कैंटीन बंद करके देर से घर लौटते हैं और उनकी पत्नी सुनीता जो है वो अपने घर में सो जाती है, और चूंकि देर रात को लौटते हैं तो वो अक्सर घर का दरवाज़ा खुला रखती है ताकि कृष्णा राव अपने घर आराम से आ जाएं। आप सोचिए उस जगह कानून व्यवस्था भी ऐसी अच्छी होगी, ये तो खैर एक एक्सेप्शनल इंसिडेंट है नेल्लोर में वहाँ पर, कि कोई अपने घर का दरवाज़ा खुला रखकर भी सो सकता है। जैसे हम दिल्ली में रहते हैं, ऐसा तो दिल्ली के लोग ख्वाबों में भी नहीं सोच सकते। घर के दरवाजे पर कोई आ जाए तो भी हम 10 बार वेरीफाई करते हैं कि हाँ भाई क्यों आए हो, क्या है, क्या मतलब है, काम क्या है। जब संतुष्ट होते हैं तभी दरवाज़ा खोलते हैं, और यही एडवाइस दिल्ली एनसीआर के लोगों को दी भी जाती है, अपनी सुरक्षा अपने हाथ। लेकिन वहाँ देखिए नेल्लोर में सुनीता जो है अपने घर का दरवाज़ा खोलकर रोज़ रात को सो जाया करती थी ताकि उनके पति देर रात को घर आ जाए। और उस दिन 27 और 28 तारीख की दरमियानी रात को कृष्णा राव जो है कैंटीन का कामकाज निपटा कर देर रात को जब घर लौटे तो जैसे ही घर की दहलीज पर पहुंचे, उससे पहले वहां पर घात लगाए बैठे इन दोनों ने कृष्णा राव को ओवरपावर कर लिया, काबू कर लिया। और काबू करने के बाद पहले उनके सिर पर किसी भारी चीज़ से चोट मारी घातक तरीके से, और उसके बाद चाकू से उनकी गला रेत कर हत्या कर दी। और ये सब कुछ हुआ उनके घर की दहलीज पर, दरवाजे पर। इसके बाद दोनों घर के अंदर गए, क्योंकि कत्ल करना इकलौता मकसद नहीं था, दुश्मनी इतनी ज़्यादा या इतनी बड़ी नहीं थी, खासकर रामकृष्ण की तो बिल्कुल भी दुश्मनी नहीं थी, लेकिन लूटपाट करना मकसद था। जबकि शिवा जो है वो दुश्मनी की आग में जल रहा था, गुस्से में था। तो इन दोनों ने मिलकर फिर घर के अंदर गए और वहाँ सोई हालत में बिस्तर पर जो सो रही थी महिला सुनीता, उसकी हत्या की उसी तरीके से। और हत्या करने के बाद इन्होंने पूरे घर में इत्मीनान से लूटपाट की। चूंकि ये बहुत करीबी लोग थे, इन्होंने सारे जगह देख रखे थे घर में कहाँ रुपए पैसे रहते हैं, उन जगहों में ताले तोड़े,
सेफ का लॉक तोड़ा और कुछ चाबियां इनके हाथ लग गई, जिससे उन्होंने कुछ अलमारियां खोली और जितनी कीमती चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें बटोर कर ये लोग वहाँ से फरार हो गए। इसके बाद तो अगले दिन सुबह कत्ल का खुलासा हो गया, आपको पता ही है। उसके बाद पुलिस जांच करने लगी, लेकिन ये पकड़े नहीं जाते इतनी आसानी से। मैं ये तो नहीं कहूँगा पकड़े नहीं जाते, आज नहीं तो कल पकड़े ज़रूर जाते, क्योंकि और भी बहुत सारे एविडेंस थे। आपने अगर पूरी कहानी गौर से सुनी है तो आप उन सारे एविडेंस को फिल्टर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन इन्होंने जो अपने घर में पैसे देकर ज़रूरत की चीज़ें या कीमती चीज़ें खरीदने का जो फैसला किया कत्ल के फ़ौरन बाद, उसने जो है मुखबिरों का ध्यान इनकी ओर आकर्षित किया और मुखबिरों ने ये बात पुलिस को बताई और उसके बाद इसका खुलासा हुआ। अगर ये लोग इतनी जल्दी कीमती चीज़ें नहीं खरीदते, उन पैसों का इस्तेमाल नहीं करते, तो शायद इतनी आसानी से नहीं पकड़े जाते। देर सवेर पकड़े जाते ये अलग बात है, लेकिन इतनी आसानी से नहीं पकड़े जाते। लेकिन इन दोनों को पुलिस ने तफ्तीश के बाद, तकरीबन हफ्ते भर की तफ्तीश के बाद गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद अब ये दोनों फिलहाल जेल में हैं। तो ये घटना, जैसा कि मैंने आपको बताया, 28 अगस्त 2022 की सुबह को इसका खुलासा हुआ और 27 अगस्त की रात को इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। तो आज की कहानी यहीं तक।